एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की हमने टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है ग्राम समाज व विकास की, उसमें आज हम कवर करेंगे भूमि सुधार को। आज का यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में पूरे डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया है। इस टॉपिक से जुड़े आज जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, केवल उन्हीं को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ी डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सिंपल से जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भूमि सुधार के बारे में बहुत बहुत डिटेल में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो टॉपिक है भूमि सुधार का, इससे जुड़े हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भूमि सुधार जो है भूमि सुधार का जो विषय होता है ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमि सुधार यानी कि जो लैंड रिफॉर्म है यह किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राज्य सूची। वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है, आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये सभी जो आपके प्रश्न हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे अरिहंत की जो ग्राम समाज व विकास की पुस्तक प्रकाशित की गई थी, उसी से ये सभी प्रश्न मैक्सिमम लिए गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आंसर्स को भी आपको बताते चलता हूँ। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में 49% कृषि जो भूभाग हमारा है वह चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, बहुत बार मैंने इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो अस्थायी बंदोबस्त को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। इसके अलावा हम इसको जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसको हम जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो तीनों में से अगर कोई एक नाम दे दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है। तो अस्थायी बंदोबस्त किस प्रांत में लागू नहीं किया गया था, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो आपका जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी यह बंगाल में लागू की गई थी। बंगाल इसमें दिया ऑप्शन में, हाँ, तो बंगाल में लागू की गई थी, बिहार में लागू की गई थी, उड़ीसा में लागू की गई थी, परंतु आपके अवध में जो है आपकी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए इस व्यवस्था के बारे में पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, तो कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तथा यह जो व्यवस्था थी कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी, तो बंगाल में लागू की गई थी, बिहार में लागू की गई थी, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, इसके अलावा बनारस में भी इसको लागू किया गया था। तथा इन सब हिस्सों को मिलाकर ब्रिटिश भारत का जो 19% भूभाग था, इस भूभाग पे जो है पूरी आपकी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी। तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया है, टोटल आपके 19% भूभाग पर जो है आपकी जमींदारी व्यवस्था लागू थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 19% भूभाग पे। दोस्तों, इन सभी अंग्रेजों के शासनकाल में जो भी आपकी भू राजस्व व्यवस्थाएं विद्यमान थी, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो हमारा भूमि सुधार वाला जो डिटेल्ड वीडियो है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 में कहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। यहाँ पे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो है भूमि की मालगुजारी को तय करने के लिए, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भूमि की मालगुजारी को तय करने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 में बनारस में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो दिया गया है बिल्कुल सही है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है घटना चक्र की बुक से लिया गया है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। घटना चक्र के अकॉर्डिंग ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यह प्रायोगिक तौर पर थी आपकी, लेकिन इसके बाद में 1793 में जो है इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे रैयत यानी कि किसानों से वसूल करती थी? इंपॉर्टेंट है। तो लगान सीधे किसानों से किस व्यवस्था के अंतर्गत वसूल किया जाता था? तो आपकी जो रैयत वाली व्यवस्था थी, इसी के अंतर्गत जो लगान था सीधे किसानों से वसूल किया जाता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपकी जो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी आपका बंदोबस्त था, इसको सर्वप्रथम बार शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु के 12 महल से की गई थी 1792 में। आप याद कर लीजिएगा, इसकी जो शुरुआत है 1792 में प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु के 12 महल नामक स्थान से की गई थी। तथा इसकी शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है इस व्यवस्था की जो सर्वप्रथम शुरुआत है तमिलनाडु के 12 महल से की जाती है 1792 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी भारत के किन किन हिस्सों में लागू थी? तो आप याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु हो गया, मद्रास हो गया, इसके बाद उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी हो गई, और इसके बाद आपका बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ ही हिस्सों में इसको लागू किया गया था, और इसके बाद असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों में जो है इसको लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तथा यह जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। कितने प्रतिशत? तो 51% भूभाग पर पूरे ब्रिटिश भारत के इसको लागू किया गया था। जितने भी आपके भूमि राजस्व व्यवस्थाएं थी ये पूरे ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। और अस्थाई जो आपका बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त आपका कितने प्रतिशत भूभाग पे था? तो टोटल 19% भूभाग पे था। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी टोटल 51% भूभाग पे थी ब्रिटिश भारत के, और आपकी जो महालवाड़ी व्यवस्था थी यह कितने प्रतिशत भूभाग पे थी? तो टोटल आपके ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर जो है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन होना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन होना चाहिए? तो यह जो सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? तो आप याद कर लीजिएगा, यह सिफारिश की गई थी फ्लाउड कमीशन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। फ्लाउड कमीशन ने क्या सिफारिश की थी कि वर्तमान में जो कृषि की दशा है जो बेकार हो गई है, इस दशा का जिम्मेदार कौन है? तो इस दशा का जिम्मेदार है जमींदारी व्यवस्था। तो यह सिफारिश की गई थी कि इसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए जमींदारी व्यवस्था को। तो इस कमीशन का नाम था फ्लाउड कमीशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, फ्लाउड कमीशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1950 में जो है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1950। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भूमि हदबंदी यानी कि लैंड सीलिंग क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है भूमिपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अधिक जमीन रखने वाले भूमिपतियों से जो अतिरिक्त जमीन है उसको लेकर भूमिहीनों के बीच बांट देना, इसी को हम बोलते हैं लैंड सीलिंग। तो इस प्रकार का जो कानून होता है उसी को हम भूमि हदबंदी या लैंड सीलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में होता क्या है कि जिस भी भूमिपति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसकी क्षमता से अधिक ज़मीन है, तो उसके पास जो अतिरिक्त ज़मीन होती है उसको लेकर भूमिहीनों के बीच बांट दिया जाता है, इसे लैंड सीलिंग एक्ट के तहत। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो काश्तकार को भूमि से बेदखल किस आधार पर किया जा सकता है? अगर वह मालगुजारी अदा न करे उसको इस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। भूमि का गलत उपयोग करने पर उसको बेदखल किया जा सकता है। भू संपत्तियों को किराए पर देने पर उसको बेदखल किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन सभी आधारों के आधार पर जो है आपका जो काश्तकार होता है उसको बेदखल किया जा सकता है भूमि से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है? इसमें से भूमि सुधार का मुख्य अवयव आपसे पूछा गया है, क्या है? तो भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है? काश्तकारी सुधार इसका मुख्य अवयव है। बिचौलिया पट्टों का सुधार इसका मुख्य अवयव है। भूमि का चकबंदीकरण भूमि सुधार का मुख्य अवयव है। यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके भूमि सुधार के इम्पॉर्टेंट अवयव होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार अवयव के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से ऑप्शन डी वाला जो है बिचौलियों के बीच भूमि का वितरण, यह जो आपका बिल्कुल विपरीत दे दिया गया, क्योंकि भूमि सुधार के अंतर्गत जो है बिचौलियों का जो है उन्मूलन किया जाता है, न कि इनके बीच आपका भूमि का वितरण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि सुधार के अंतर्गत आपका बिचौलियों का उन्मूलन किया जाता है, न कि उनके बीच भूमि का वितरण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी काश्तकारी सुधार, भूमि चकबंदीकरण, भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण, ये सभी भूमि सुधार के मुख्य अवयव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका बिचौलियों के बीच जो है भूमि वितरण या भूमि सुधार अवयव के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं, सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। अगर आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा होगा भूमि सुधार का, तो आप इसका जवाब फटाक से दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किससे हम सूर्यास्त कानून यानी कि भूमि सुधार कानून के नाम, सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जमींदारी व्यवस्था को, यानी कि आपका जो अस्थाई बंदोबस्त था, जो आपकी जमींदारी व्यवस्था थी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है जमींदारी व्यवस्था को हम सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें होता क्या था सूर्यास्त कानून में? तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो भी कानून आपके बनाए गए थे, तो इस कानून के अंतर्गत एक सनसेट लॉ पारित किया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकाता नहीं है तो संबंधित जमींदार की जो जमींदारी थी वह नीलाम कर दी जाती थी। सिंपल सी बात थी, एक डेट फिक्स कर दी जाती थी कि भैया तुमको 10 तारीख, मान लो एक डेट है 10 तारीख की शाम तक तुमको जितना भी जो लगान वो तुम वसूले हो वह 10 तारीख की शाम तक हमको मिल ही जाना चाहिए। अगर वह इस डेट तक अगर वह भू राजस्व या लगान को चुकता नहीं करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश अधिकारियों को, तो उस जमींदार की जो जमींदारी थी वह दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। सिंपल सी मीनिंग यही होती थी आपकी सनसेट लॉ की, सूर्यास्त कानून की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अभी बताया है जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था थी यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। कितने? तो महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये किन किन हिस्सों में लागू की गई थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था? तो अवध हो गया, आगरा हो गया, मध्य प्रांत हो गया, पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है जमींदारी व्यवस्था के संशोधित रूप में जो है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो ये एरिया आपको याद रखना है, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सर्वप्रथम बार जो है इस व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये नाम यहाँ पे देखिएगा, सर्वप्रथम बार हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है इस व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस प्रस्ताव को 1819 में जो है हॉल्ट मैकेंजी ने यह प्रस्ताव दिया कि कुछ हिस्सों में भारत की महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। तथा इस प्रस्ताव को जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया गया था, इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 था, याद कर लीजिएगा, रेगुलेशन 7 के तहत जो है इस प्रस्ताव को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई, जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दी गई। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था इस व्यवस्था को लागू करने का 1819 में। तथा इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए रेगुलेशन 7 के तहत 1822 में इसको कानूनी रूप दे दिया गया था महलवाड़ी व्यवस्था को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? तो मैंने आपको अभी बताया है, इस व्यवस्था को लागू करने का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा लाया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है इस व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1819 में इसने जो है यह प्रस्ताव लाया था और 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत जो है इस प्रस्ताव को कानूनी रूप दे दिया गया। तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? इम्पॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु के 12 महल में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। 1792 में जो प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु के 12 महल में आपकी यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, इसको शुरुआत में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और बाद में आगे चलकर जब यह भारत के बहुत सारे हिस्सों में लागू कर दी गई, तब इसको जो है 20 से 30 वर्षों पर लगान का पुनर्निर्धारण किया गया था। यानी कि इसमें लगान का जो पुनर्निर्धारण था इस व्यवस्था में 20 से लेके 30 वर्षों पर किया जाना था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तथा पूरे ब्रिटिश भारत के आपके 51% भूभाग पर जो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तथा इसको लागू करने का जो श्रेय है किसको जाता है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। इसमें से आपका जो थॉमस मुनरो था वह उस समय मद्रास का गवर्नर था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पट्टा किस भाषा से बना हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है पट्टा। तो लैटिन भाषा का शब्द आपका पट्टा है तथा यह टेनेयो से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द टेनेयो से बना हुआ है आपका पट्टा, जिसका अर्थ होता है कब्जा रखना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पट्टा का अर्थ क्या होता है? कब्जा रखना। सॉरी, यहाँ पे टेनेयो का अर्थ होता है, यहाँ पे जो लैटिन भाषा का शब्द आपका टेनेयो है इसका मतलब होता है कब्जा रखना। तथा आपका जो टेनेयो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चकबंदी की प्रगति में रुकावट के कारक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से थे? तो चकबंदी की प्रगति में रुकावट का कारक कौन कौन सा है? बटाईदारों और काश्तकारों में विस्थापन का भय, यह आपका रुकावट का मेन कारण था। इसके बाद भूमि का कई खंडों में वितरण, की उस समय जब चकबंदी व्यवस्था आपकी लाई गई थी तो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो है बहुत जगह फैले हुए थे तथा इनको एक जगह पर एकत्रित करना एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी। तो ये भी कई बहुत बड़ी समस्याओं में से एक थी कि भूमि का कई खंडों में वितरण होना। इसके बाद बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ का भय, तो ये सभी इंपॉर्टेंट रुकावट के कारक थे आपकी चकबंदी की प्रगति में। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है और बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से आपसे पूछा जा रहा है? तो भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत रखी गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, 9वीं अनुसूची। संविधान में 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वह भूमि सुधार से है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए
9वीं अनुसूची जो है किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी? आपको जवाब इसका देना है कमेंट बॉक्स में कि जो 9वीं अनुसूची थी यह किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी। श्वेत स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किन देशों की समस्या से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्वेत स्वामित्व वाली भूमि का जो पुनर्वितरण है अफ्रीकी देशों में भूमि से रिलेटेड है। भूमि अफ्रीकी देशों के की मतलब भूमि समस्या से जुड़ा हुआ है आपका है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, अफ्रीकी देशों से संबंधित आपका है श्वेत स्वामित्व वाले भूमि का पुनर्वितरण। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र आता है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीमांत जोत श्रेणी में कितने का आता है? तो 1 हेक्टेयर से कम आपका हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सीमांत जोत श्रेणी के अंतर्गत जो है 1 हेक्टेयर से कम का भूमि क्षेत्र आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पूरा मैंने डेटा अपलोड किया हुआ है। सीमांत जोत के अंतर्गत आपका 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। छोटी जोत के अंतर्गत आपका 1 से 2 हेक्टेयर होता है। मध्यम जोत आपका 2 से 4 हेक्टेयर होता है और इसके बाद मध्यम जोत आपका 4 से 10 हेक्टेयर होता है और आपका बड़ी जोत आपका 10 हेक्टेयर से अधिक होती है आपकी बड़ी जोत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि सुधार से क्या आशय होता है? आपसे पूछा गया है, भूमि सुधार से क्या आशय होता है? तो भूमि सुधार से आपका क्या आशय होता है? भूमि संबंधों का नियोजन पहला इसका आशय है, और जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण यह भी इसका आशय है, और जोतों का पुनर्गठन यानी कि उपर्युक्त सभी का मतलब होता है भूमि सुधार से ही होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भूमि सुधार में क्या किया जाता है? भूमि संबंधों का नियोजन किया जाता है। इसके अलावा जो जोत हैं उनके स्वामित्व का पुनर्वितरण किया जाता है। इसके अलावा जोतों का पुनर्गठन भी भूमि सुधार के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? तो भूमि सुधार के उद्देश्यों में कौन कौन शामिल है? तो आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकारों को सुरक्षा देना, भूमि स्वामित्व प्रदान करना, ये सभी जो है आपके भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन से नहीं थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो काश्तकारी व्यवस्था आप याद कर लीजिएगा, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, उप काश्तकार नहीं थे, बाकी आपके सभी थे। अस्थायी काश्तकार, सामान्य काश्तकार और इच्छाहीन काश्तकार, लेकिन इसमें से उप काश्तकार, सॉरी यहाँ पे सामान्य काश्तकार आपका राइट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे उप काश्तकार की जगह आपका सामान्य काश्तकार राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः जो है काश्तकारी व्यवस्था में जो है काश्तकारों के 3 वर्ग पाए जाते हैं। एक आपका होता है अस्थायी काश्तकार, दूसरा आपका होता है इच्छाहीन काश्तकार और तीसरा आपका होता है उप काश्तकार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लेकिन सामान्य काश्तकार इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता था? तो स्वतंत्रता पूर्व जो लगान का जो निर्धारण था यह प्रथा के आधार पर होता था, मांग के आधार पर होता था और संभरण के आधार पर, यानी कि इन सभी के आधार पर जो है आज़ादी से पहले जो है लगान का नियमन किया जाता था। लगान, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो 1972 में भूमि की निर्धारित सीमा संबंधी कानून को लागू किया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा, 1972 में जो है भूमि की निर्धारित सीमा संबंधी कानून को लागू किया गया था। सीमा निर्धारण के लिए परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। इसमें एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में 27 एकड़ तथा शुष्क क्षेत्रों में 54 एकड़ को निर्धारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 27 एकड़। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस कानून के अंतर्गत यानी कि 1972 में भूमि की निर्धारित सीमा संबंधी जो कानून बनाया गया था उसके अंतर्गत
एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में 27 एकड़ तथा शुष्क क्षेत्रों में 54 एकड़ भूमि को निर्धारित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन जो है 1951 में आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो आपके विनोबा भावे के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 1951 में आंध्र प्रदेश में जो है विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा आगे चलकर यानी कि कुछ वर्षों के बाद लगभग 1957 में जो है ग्राम दान आंदोलन भी प्रारंभ किया गया तथा ग्राम दान आंदोलन जो था यह तेलंगाना से प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। आपका भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? तो ग्राम दान आंदोलन आपका तेलंगाना से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1957 में। तो ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही? आपसे पूछा जा रहा है। तो किन कारणों से जो है भूदान आंदोलन की सफलता सीमित रही थी? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आंदोलन में नेतृत्व की कमी, पहले इसकी समस्या थी। आंदोलन का समय पर न होना और इसके बाद जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना, यानी कि इन तीनों कारणों से जो है आपकी जो भूदान आंदोलन की सफलता थी वह सीमित मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूमि अभिलेखों का जो नवीकरण था यह किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भूमि अभिलेखों का जो नवीकरण था यह किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आप याद कर लीजिएगा, भूमि अभिलेखों का जो नवीकरण था यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वीं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर सकी? आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना जो थी किन कारणों से पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर पाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आधारित संरचना की कमी, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव, प्रशासनिक दक्षता का अभाव, इन तीनों कारणों से जो है आपकी जो भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना थी यह आपकी पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, इन तीनों कारकों से भूमि सुधार उपायों या भूमि सुधार जो नीतियां थी ये ज़्यादा प्रभावकारी साबित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कारणों से। अगला प्रश्न आपके सामने है, भू जोतों की चकबंदी से क्या आशय होता है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा आशय होता है कि गांव के बिखरे खेतों को एक जगह पर मिलाना। आप इसे याद कर लीजिएगा। भू जोतों की चकबंदी से आशय होता है गांव के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेतों को एक जगह या एक स्थान पर मिलाना। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में चकबंदी जो है आप याद कर लीजिएगा, सर्वप्रथम बड़ौदा में जो चकबंदी अधिनियम था यह 1920 में पारित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1920 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो आप याद कर लीजिएगा, स्वतंत्रता के समय 57% जो कृषि भूभाग था वह जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 57%, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुए थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो चकबंदी कार्य में बाधक बहुत सारे कारक थे। इनमें से एक था कि प्रत्येक राज्य में अपना अलग अलग चकबंदी का कानून होना। ये पहला बाधक मतलब पहला कारक था जो बाधक साबित हुआ था चकबंदी कार्य में, यानी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग चकबंदी के कानून थे उस समय। तो पहला ये हो गया। इसके बाद
राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना, ये दूसरा कारक हो गया। और इसके बाद कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह का होना, ये तीनों जो तीनों कारक यहाँ पे दिए गए, ये तीनों कारक जो है प्रमुख बाधक थे आपके चकबंदी कार्य में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कारक चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें से चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना, तो ये जो है जो कथन है आपका चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि जो चकबंदी कार्य था उससे भूस्वामी और कृषक आपके संतुष्ट नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपके चकबंदी कार्य के संबंध में सही दिया गया है। चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, यह बिल्कुल सही दिया गया है। चकबंदी अधिकारी का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यह बिल्कुल सही दिया गया है। चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन चकबंदी से भूस्वामी और कृषक जो है संतुष्ट थे, ये बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि जो आपके कृषक थे और भूस्वामी थे वे चकबंदी कानून से संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की जो शुरुआत है आपकी की गई थी 2008 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, यानी कि 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल इस कार्यक्रम के बारे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अगस्त 2008 में भारत सरकार की द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था देख लेते हैं। भूमि अभिलेखों के प्रबंधन को आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवादों के दायरे को कम करना, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिए अंततः गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक भूमि स्वामित्व का फेरबदल, मानचित्रों का डिजिटलीकरण तथा पाठ्य चर्चा और स्थानिक डेटा के एकीकरण, सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण और मूल भूमि के रिकॉर्ड सहित सभी भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना, यानी कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट भूमि के अभिलेख थे उनका कंप्यूटरीकरण करना इसके कार्यक्रमों में शामिल था, जिसके बारे में आपको याद रखना है। आंकड़ों के मुताबिक जो है 2 राज्य आप याद कर लीजिएगा, 2 राज्य आपके थे कर्नाटक और उड़ीसा तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं 4 राज्य अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाए हैं, जबकि शेष अन्य राज्य ने रिकॉर्ड 80 से 90% तक कंप्यूटरीकृत कर लिया है अपने जो कृषि के अभिलेख है उनको। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ये 2 राज्य आप याद कर लीजिएगा, कर्नाटक और उड़ीसा में 100% जो है भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण लक्ष्य पूरा हो चुका है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना बिल्कुल सही है। भूमि संपत्ति विवादों को कम करना, भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकृत का लक्ष्य पूरा किया है? तो कर्नाटक और एक राज्य आपका था उड़ीसा। इन 2 राज्यों ने जो है आपका 100% जो है भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तो कर्नाटक और आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सभी प्रश्न अगर आपको पढ़ना है तो आप जो बुक है आपकी अरिहंत की एक बुक है ग्राम समाज एवं विकास की, उसी से ये प्रश्न भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आपको बुक चाहिए होगी तो आप ले लीजिएगा, मार्केट में ये बुक अवेलेबल है। अरिहंत नाम से ग्राम समाज एवं विकास की ये पुस्तक है, उसी से सारे प्रश्न आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडेस्ट्रल मैप से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? तो यह राज्य आपका त्रिपुरा है। आप याद कर लीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को जो है कैडेस्ट्रल मैप यानी कि क्षेत्र का रिकॉर्ड, स्वामित्व और जमीन के मूल
जो आपके होते हैं, जो जहाँ पे आप कैडेस्ट्रल मैप हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्षेत्र का रिकॉर्ड होता है, स्वामित्व और जमीन के मूल का नक्शा होता है, उसी को हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप। तो इससे जोड़ने की प्रक्रिया का पूरा कर लिया गया आपका त्रिपुरा के द्वारा। तब इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें देश हमारे गोवा हो गए, उड़ीसा हो गए और त्रिपुरा राज्य जो है ये डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडेस्ट्रल मैप से जोड़ने की प्रक्रिया पूरा करने वाले राज्य हैं। तो इनके बारे में आपको याद है कि त्रिपुरा के अलावा आपका हो जाएगा कौन कौन से राज्य, तो गोवा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आपका त्रिपुरा तो हो ही गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा डिटेल आपके सामने मेंशन है। इन डिटेल को आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हो इनमें से जो 3 राज्य हैं गोवा, उड़ीसा और त्रिपुरा ने लगभग इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया को, तो आपका जो कैडेस्ट्रल मैप पर उतारने की जो प्रक्रिया है डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को, उसको पूरा करने वाली आपके 3 राज्य हैं, उड़ीसा, गोवा और त्रिपुरा थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये डेटा आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व योजना की जो प्रायोगिक तौर पर शुरुआत थी कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत प्रायोगिक तौर पर की गई थी अप्रैल 2020 में। प्रायोगिक तौर पे जो है इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो स्वामित्व योजना की जो शुरुआत थी प्रायोगिक तौर पर अप्रैल 2020 पर की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको प्रारंभ किया गया था तथा इस योजना को संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 2021 से लॉन्च कर दिया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे स्वामित्व योजना के बारे में पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। इसका क्रियान्वयन जो है पंचायती राज मंत्रालय करता है। इसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। राज्यों में राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा तथा राज्य पंचायती राज विभाग के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण करके किया जाएगा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन है उसका जो सर्वेक्षण है वह ड्रोन तकनीक के माध्यम से करके किया जाएगा तथा इसके तहत जो है लोगों में संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो ये सारे आपके प्रावधान हैं स्वामित्व योजना के, इनको आप देख लीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में आपको बताना है। इसका तो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको बताना है कि 24 अप्रैल 2022 तक 24 अप्रैल 2022 तक जो है स्वामित्व योजना के तहत कितने प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तथा अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए थे, तो आपके 1 लाख भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांट दिए गए थे 11 अक्टूबर 2020 तक। तो ये इसका राइट आंसर आपका 1 लाख हो जाएगा। लेकिन आपको इसका एकदम लेटेस्ट डेटा बताना है कि 24 अप्रैल 2022 तक जो है स्वामित्व योजना के तहत कितने प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बन सकते थे और स्वामित्व योजना के तहत उनको हमने भूमि सुधार से रिलेटेड उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।